talk about Makar Sankranti. First of all, I would like to wish all of you a very happy Makar Sankranti. We have received a letter from Honorable Ministry of Education and Navodaya Vidyalaya Samiti to celebrate this festival in a very totally different, unique way. Unique way because we will have to develop a scientific temperament in order to know the significance of celebrating this festival. Not only from the mythological point of view, not only from the religious point of view, not only as a festival from our culture, but from scientific point. That is to say, Aditya L1. The launching of Aditya L1 signifies a lot of things, that still Sun is the most important celestial body in this universe. And as it is the star which is nearest to us, it is very important for us to understand the functioning of Sun, so that we should design our future projects based on solar energy. That is the significance. जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि ये हमारा त्योहार है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि एक इकबाल ने कविता लिखी है कि रोम मिश्र यमुना सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. There are 4 civilizations mentioned in this quote or couplet: Rome, Mishra, Yuna, and our Indian civilization. 3 civilization खत्म हो गई, लेकिन तीनों civilization के अंदर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. Let me tell you, because basically ये तीनों civilization Hellenistic है. और 12th के स्टूडेंट्स को जब मैंने A Thing of Beauty Kids की पोएम पढ़ाई थी, तब बताया था कि Hellenism किसे कहते हैं. Hellenism कहते हैं love for nature and particularly worshipping nature. जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो मूल रूप से मानवीय सभ्यताएं जितनी भी है वो 2 भागों में विभक्त होती है, एक अब्राहमिक और एक दूसरी होती है हेलेनिक. हमारी सिविलाइजेशन केवल एक ऐसी सिविलाइजेशन बची है जो आज भी प्रकृति को ही देवता मान करके पूजती, और इसीलिए ये त्योहार यदि आप देखेंगे तो प्राचीन रोम में इसको सैटर्निना के नाम से जाना जाता था. Saturn in ancient Roman civilization is the god of food and agriculture. You just see the similarities. और सर ने अभी बताया कि शनि Saturn जो है वो सूर्य के पुत्र है. कई बार ऐसा होता है कि we will have to mix our literature and myth in order to teach something in a very generalized or a simplified way. कहानियों के माध्यम से चीजों को बताने के लिए गल्प कथाओं या मिथक कथाओं का आविष्कार किया गया, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि वो कहानियां इतनी हावी हो गई कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो था हमारा वो कहीं दब करके रह गया. एंड दैट इज व्हाई नवोदय विद्यालय समिति एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ नवोदय विद्यालय टू डेवलप दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन ऑर्डर टू नो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरी फेस्टिवल ऑफ इंडिया. भारत के जितने भी त्योहार हैं वो सारे चंद्र यानी कि लूनर की गणना के आधार पर मनाए जाते हैं. ये सब तुमको पता है. कितने महीने हैं हमारे? 12 अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी 12 महीने हैं, लेकिन चूंकि उनकी गणना चंद्र के आधार पर की जाती है इसलिए उनकी गणनाओं में कहीं ना कहीं कुछ फर्क रह जाता है, और इसीलिए हर 3 साल के बाद एक अधिक मास या अधिक मास का प्रावधान आता है. अभी कोई बता सकता है कौन सा माह चल रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी? मल मास तो निकल चुके हैं, इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि सारे ऑस्पिशियस all the auspicious festivals are celebrated and we generally begin the auspicious things from मकर संक्रांति. तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो साहित्य की दृष्टि से यदि आप देखें तो देखिए कि अभी इस समय 10वां माह 10th मंथ चल रहा है, और मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूँ. कहानी का शीर्षक था पूस की रात. तो यानी कि माह जो है वो पौष, या जैसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं पूस, वो महीना चल रहा है. और पूस की रात का वर्णन एक ऐसे किसान का वर्णन था जो सर्दी की ठिठुरती रातों के अंदर उसको पहरा देना पड़ता था खेत के अंदर, और बाद में नीलगाय के अटैक से पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो सर्दी का वर्णन, दैट इज टू से 19 जनवरी से हमारा नेक्स्ट मंथ 11th मंथ चालू होगा माघ, और इसीलिए आसाम में इस फेस्टिवल को माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है. तो यहाँ पे अब बात आती है साइंस की. तो नीदर आई एम अ टीचर ऑफ साइंस नॉर आई एम अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी, बट यस आई कैन से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बोथ.
छात्र जरूर हूं मैं, विज्ञान का भी और भूगोल का भी, तो मैं ये कहूंगा कि अगर अभी आपके पास में एक ग्लोब होता, मान लो लेट अस अज्यूम दैट इट्स अ ग्लोब, तो ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो है इक्वेटर, और उसको पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब उसके बाद में दो चीजें आती है, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहां पर है, साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए बता रहा हूं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो है नॉर्थ में। सर ने अभी बता दिया, इस फेस्टिवल को गुजरात के अंदर उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो जब सूर्य 6 मंथ की अपनी गति जो है उसको साउथ से नॉर्थ की तरफ चेंज करता है, सूर्य तो क्या करता है, हम पृथ्वी, है ना, पृथ्वी करती है, लेकिन वो हम बचपन से इंग्लिश में पढ़ाते हैं सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये भी एक मिथिकल फैक्ट ही है कि हम उदय तो घूम तो हम रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सूर्य जो स्थिर है, जो जीवन है, जो लाइफ है, दैट इज वाई इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो वो उत्तरायण की तरफ जब गति करता है तो उस दिन के बाद से 3 टर्मिनोलॉजी निकल के आती है ज्योग्राफी या साइंस की। एक होती है इक्विनॉक्स, एक होती है आपका विंटर सोलेसिस और दूसरा होता है समर सोलेसिस। क्या होते हैं ये बताएंगे मुझे? इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। और वो कौन सा दिन होता है? नहीं, वो इक्विनॉक्स होता है, तिथि कौन सी होती है? 22 मार्च। देख लो मार्च आने वाला है। अब मैं कह रहा हूं कि विंटर सोलेसिस, जब सर्दी की रात यानी रात सबसे लंबी होती है, पूस की रात 22 दिसंबर, और उसके बाद में आएगा समर सोलेसिस, जब दिन सबसे लंबा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 21 या 22 नहीं, 21 मई या जून आई थी, 21 जून है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम स्टूडेंट हो ज्योग्राफी और साइंस के, यहां से अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अगर कोई गलत भी हो जाता है ना, तो वो ये जांचने के लिए है कि तुम अपनी कितनी नॉलेज को एक बी की तरह एलोबरेट करके अपना बीहाइव बनाते हो। तुम्हारी 6th क्लास की किताब का नाम बीहाइव ही है, इसीलिए बीहाइव है। तो बात समझ में आई? आज के बाद में दिन जो है वो क्या होने लग जाएंगे? लंबे होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे, और रातें जो है वो छोटी होने लग जाएंगी। नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट दिस फिनोमेना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। एक किसान के दृष्टिकोण से आप ये सोच करके देखो कि जब पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी जो थी वो एग्रीकल्चर था, उस समय किस तरीके से ये फेस्टिवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था, जब दिन आपके लंबे होने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली एग्रेरियन एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज है, दैट इज व्हाई दिस फेस्टिवल इज कंसीडर्ड टू बी द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से ये विश्व में भी मनाया जाता था। और यदि आप देखेंगे इसका एक, जैसे सर कह रहे थे, 3 और 4 डायमेंशनल ये एक फेस्टिवल है। नंबर 1, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। पूरे भारत को उठा के देख लो आप, तमिलनाडु में पोंगल जो कि 4 दिन तक मनाया जाएगा। पहले दिन घरों की सफाई होगी, दूसरे दिन अन्न वगैरह जो है खीर बनाई जाएगी, जैगरी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लाइए, दूसरा आप आसाम में चले जाओ तो बिहू, अगर आप पंजाब में चले जाओ लोहड़ी, और अगर आप गुजरात में चले जाओ उत्तरायण। इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन फेस्टिवल की जो मूल भावना है वो यही है कि दिस इज अ फेस्टिवल इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट प्रॉस्पेरिटी। जब आपके पास में प्रॉस्पेरिटी आती है, अब धर्मों ने कह दिया कि इस दिन किया हुआ दान 100 गुना आपको मिलेगा, तो भाई इसको जोड़ करके आप देखिए कि आप किसान हैं, आपके पास में अनाज भरा हुआ है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर ऑन द मार्जिनलाइज्ड, दे आर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, जो गरीब है, उनके पास में क्या है उत्सव के लिए, तो उनको जो प्रॉस्पर लोग हैं वो जब दान देंगे तो दान देने के लिए आपको कुछ कहा तो जाएगा ना कि आपको कुछ मिलेगा। दैट इज व्हाई द स्टोरीज हैव बीन क्रिएटेड। और हम उन स्टोरीज को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि धर्म में कोई विज्ञान नहीं है। मैं कहता हूं धर्म को सब मानते हैं पर धर्म की कोई नहीं मानता। ये एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। अब आप देखिए कि साइंटिफिकली जो है वो किस तरीके से दान का जो महत्व है या इस पर्व का जो महत्व है। महाभारत के अंदर आपने सबने देखा होगा, इच्छा मृत्यु का वरदान किसी को प्राप्त था तो वो भीष्म को प्राप्त था। भीष्म अपनी शरसैया के ऊपर कई दिनों तक बड़े युद्ध को देखते रहे, बट ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज body, his soul on this very day, that is Makar Sankranti, because this is an auspicious day. ये एक पवित्र दिन माना जाता है। अब
चाहो तो आप इसे विधक मान लो, चाहे इसके पीछे के जुड़े हुए विज्ञान को देख लो। सेकंड थिंग, इस दिन कहते हैं कि गंगा के अंदर स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। दिस इज द वेरी डे व्हेन अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी गंगा डिसेंडेड फ्रॉम हेवन, सो कॉल्ड हेवन। भागीरथ के कहने पर गंगा आज ही के दिन यानी 15 या 14 जनवरी को अवतरित हुई थी यहाँ पर। अब यदि अगर आप लोगों ने ओंकारेश्वर देखा हो तो तुम्हें वहां पता लगेगा एक भागीरथ का महल है, और ये सब लोग ये लोग युग पुरुष थे। ये लोग एक्चुअली वाटर के क्षेत्र में, कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम कर रहे थे। आप नर्मदा नदी का उद्गम भी देखोगे तो आप देखोगे कि वो किस जगह से उस नर्मदा नदी को लेकर के आए। वो 51 विलेजेस जहां पर किसी प्रकार का अकाल पड़ता था। और सिमिलर इज द स्टोरी विद रिवर गंगा। और आज गंग सागर जो एक रिवर आइलैंड है जिसपे खतरा भी मंडरा रहा है, उसमें भी स्नान की अपनी महत्व बताई गई है। बिकॉज द जर्नी ऑफ रिवर गंगा टू अप टू द सी, दैट इज द सिग्निफिकेंट थिंग। तो ये माइथोलॉजी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको केवल मिथ से जोड़ दिया। अगली जो बात यदि हम करें साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारी 12 राशियां होती हैं और 12 ही महीने होते हैं। सर ने अभी बताया कि 2 वर्ड है इसमें, मकर और संक्रांति। मकर का अर्थ है इट इज अ ज़ोडिएक साइन, और ये ज़ोडिएक साइन राशि का जो साइन है ये हर सभ्यता में मिलेगा। अब पृथ्वी को यदि आप गोलाकार माने तो कुल कितनी डिग्री होगी, 360 डिग्री। अब 12 से इसको डिवाइड कर दो, यानी एक राशि में सूर्य जब 30 डिग्री तक रहता है तो उस समय कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल जो होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है उसके अकॉर्डिंग राशियों का नामकरण किया गया है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 10वां माह चल रहा है और मकर जो है वो 10वीं राशि है। तो अब आप बताओ कि सूर्य इस समय कितनी डिग्री से कितनी डिग्री पे होगा? 300 डिग्री, 270 से लेकर के 300 तक। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसका जो इम्पैक्ट है ये है हमारा जो साइंस है। और हम लोग कहते हैं राशियों के अंदर कुछ भी नहीं है, ज्योतिष कुछ भी नहीं है, बट द होल वर्ल्ड बिलीव्स इट। और मैंने बताया एकमात्र ऐसा त्योहार जो अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपनी निश्चित तिथि पे आता है, या तो आएगा 14 तारीख को और या आएगा 15 तारीख को। इसके अलावा कोई हिंदू त्योहार अंग्रेजी तिथियों के अकॉर्डिंग नहीं आते, क्योंकि हमारी गणना जो है वो वहां पे लूनर के अकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर एकमात्र फेस्टिवल, बिकॉज सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, दैट इज व्हाई आदित्य L1 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसरो की साइट पे साइंस के बच्चे आप प्लीज जाना। और उनके 2 ब्रोशर्स हैं, मैंने जितेंद्र सर को व्हाट्सएप भी किया है, प्लीज आप उनके प्रिंट आउट निकाल करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको लगाएं, तब आपको पता लगेगा कि आदित्य L1 के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। और ये L1 जो है ये है क्या एक्चुअल के अंदर, इट इज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन 2 celestial body having different type of gravitational force, and we have sent our first solar program over there, that is why, so that it should consume minimum fuel and get information about sun, ताकि किसी भी तरीके की सन में डिस्टर्बेंस होती है, अगर सन विंड, सोलर विंड, तो उसका क्या इंपैक्ट मौसम के ऊपर पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज। अब इसको माइथोलॉजी से जोड़ो, ये तो मैं जोड़ रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। किताबों में पढ़ोगे तो मकर और संक्रांत का ट्रांजेक्शन यही मिलेगा। आप देखिए कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है हनुमान, और हम उनके लिए कहते हैं कि वो सूर्य तक पहुंच गए थे और सूर्य को उन्होंने मुंह में ले लिया था, और इसीलिए उनके जो है वो गुब्बारे जैसे उनके गाल हो गए। अब आप उनको इमेजिन करो, वो उस समय के एस्ट्रोनॉट रहे होंगे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी के पंडित रहे होंगे, और शायद इसीलिए L1 की तरह ही उन्होंने, देयर आर 5 L1 L2 L3 L4 एंड L5, अभी तक तो हम केवल L1 तक पहुंच पाए हैं। तो शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आवश्यकता है, वी विल हैव टू मिक्स द माइथोलॉजी एंड साइंस। साइंस को अगर आप वैसे पढ़ाने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी ड्राई। आप आदित्य L1 को पढ़ना आपको बहुत बोरिंग लगेगा, और जब आप उसको विष्णु दत्त पंचतंत्र की कहानियों की तरह पढ़ाने लग जाएंगे तो आप पूरी रात धर्म की शिक्षा किसी भी बच्चे को दे देंगे, जिसको आज 21st सेंचुरी के अंदर स्टोरी टेलिंग पेडागोजी का नाम दे दिया गया कि खेल खेल के अंदर आपको पढ़ाना है। तो ये कुछ चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अब इसके अलावा मैं सिर्फ 2 बातों के साथ में इसका अंत करूंगा कि कैप्रिकॉर्न जो है, जो राशि है, मकर राशि, उसका चिन्ह क्या है?
जब तारे बनते हैं कॉन्स्टेलेशन, तो उसका चिन्ह क्या निकल करके आता है? जैसे अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, उसी तरह बनता है गोट, बकरी जिसको कहते हैं। और वो बकरी भी जो है वो किसकी निशानी है? एग्रीकल्चर की निशानी है। जस्ट किसी भी चीज से उठा करके आप जोड़ने की कोशिश करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू आर टेकिंग अप द थिंग्स एंड कलेक्टिंग दोज थिंग्स। अब लास्ट बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस दिन हम करते क्या है। तो हम तो चलो जो भी कुछ करते हैं, हमारे माता पिता कुछ भी करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? खेलते हो। और खेलते कहां हो? आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी इसलिए सो दैट यू शुड रिमेन इन सनलाइट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। इसीलिए पतंग उड़ाई जाती है, इसीलिए गुल्ली डंडा खेला जाता है, इसीलिए लट्टू खेला जाता है। इज इट क्लियर? इंडिजीनियस गेम्स, नॉट इंडोर वंस। दिस इज द इंपॉर्टेंस। अब इस बात को कैसे समझाएं? तुमको पूरा विज्ञान समझाएं पहले कि आज के दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, इसलिए धूप के अंदर बैठो। कोई नहीं बैठेगा। तो भैया दे दिया आपको एक पतंग, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया हो रहा है और मैक्सिमम टाइम आप लोग जो हैं वो धूप के अंदर हैं। इन ऑर्डर आप एनर्जी को गेन कर रहे हैं, सन की एनर्जी को। विटामिन डी को वर्कशॉप में बताया था, एकमात्र ऐसा विटामिन जिसको आप उगा नहीं सकते, केवल मशरूम के द्वारा उन्होंने बताया, वो भी कुछ ही मात्रा में होगा। बट डायरेक्ट यू विल हैव टू टेक सनलाइट, विटामिन डी, व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर योर बोन्स, which is beneficial for your skin and overall your growth. That is why अब आ जाओ कि इसकी मेडिकेशनल कि इस दिन खाते क्या है? जनरली हम गुड़ खाते हैं और तिल खाते हैं। तो आप देखो सीजनल चेंज हो रहा है। संक्रांत, सूरज तो हर बार संक्रांत करता है 12 राशियों में, लेकिन चूंकि ये मकर में कर रहा है इसलिए इसको मकर संक्रांत कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तिल खाते हैं, गुड़ खाते हैं। इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ इन द कमिंग डेज। कफिंग की प्रॉब्लम और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, भैया किसान के लिए सबसे ज्यादा बलिष्ठ होना और हड्डियों का बलिष्ठ होना जरूरी है। अगर उसको आर्थराइटिस हो गया तो वो कैसे खेती करेगा? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस। दैट इज व्हाई दिस मकर संक्रांत इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज एंड हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इट इज एसोसिएटेड विद हेलेनिज्म। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये बातें तो सारी हो गई, अब कुछ एक्टिविटीज हम लोगों को यहाँ पर करनी है। एक्टिविटीज में इंग्लिश और हिंदी के अंदर हम निबंध लेखन प्रतियोगिता करेंगे, जिसके अंदर हर क्लास के अंदर निबंध लिखवाया जाएगा और बेस्ट क्लास में से लेकर के फिर हम उन 7 क्लासेस जो है उसमें से हम अपना बेस्ट आर्टिकल निकालेंगे। और आर्ट कॉम्पिटिशन्स, जो भी अलग अलग कॉम्पिटिशन होंगे। बट आप लोगों से मेरा निवेदन है दैट यू विल हैव टू रीड मोर एंड मोर अबाउट आदित्य एल्बम। आप उसको पढ़ो और उसके ऊपर कुछ सोचो और ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाई दीज सॉर्ट्स ऑफ फेस्टिवल्स आर integral part of our society and in the impact of Western civilization and westernization. We are trying to forget it and trying to think that they are having what you can say a traditional value. There is nothing religious about it. It is a universal Hellenistic festival. So once again from the core of my heart, I would like to thank Jawahar Navodaya Vidyalaya Talk for giving me this opportunity to speak on this occasion, and happy Makar Sankranti. Thanks a lot. Thank you.